देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू होने की संभावना है। सत्र सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। जानकारी के अनुसार 3 दिन तक सांसदों की शपथ होगी। वहीं 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, जबकि 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन होने की उम्मीद है। शपथ पूरी होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इस तरह सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय कराएंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो 18 जून से संसद सत्र शुरू हो सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र 18 जून से शुरू हो सकता है। सत्र की शुरुआत सभी नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगी। उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों के लोगों का परिचय अपने नवनिर्वाचित सांसदों से कराएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, 18 जून से शुरू हो सकता है मोदी सरकार का पहला सत्र तीसरे कार्यकाल का, क्या कुछ अपडेट जितेंद्र जी? सरकार का पहला जो कार्यकाल होगा वो लगभग जो है आज से शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी पीएम ऑफिस संभाल चुके हैं। अब रह गया है लोकसभा सदस्यों की जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो जिसे 18 तारीख से शुरू किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और वही प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा में जो भी 18वीं लोकसभा में जो नए सांसद चुने गए हैं उनको जो है शपथ दिलवाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा 21 जून को लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होना है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर चुना जाएगा। लेकिन इसको लेकर के लगातार सियासी खींचतान जो है वो जारी है। लगातार जो है वो टीडीपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि स्पीकर का पद उसे चाहिए। जेडीयू ने भी स्पीकर का पद जो है वो मांगा है, मगर देखना ये होगा कि सरकार क्या वाकई में स्पीकर का पद जो है आखिर जितेंद्र जी ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्पीकर का पद इतना अहम क्यों कि जहां टीडीपी भी मांग कर रही है, जेडीयू भी, और बीजेपी देना नहीं चाहती? देखिए, स्पीकर का पद इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है और सदन के अंदर जो है वो स्पीकर का ही होता है। अगर मान लीजिए कि कोई विधेयक जो है वो वित्त धन्य विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला स्पीकर को करना होता है। इसके अलावा सदन में अगर बीप के मुद्दे के ऊपर अगर कोई फैसला लेना हो कि बीप का उल्लंघन किसी सदस्य ने किया है या नहीं किया है, तो उसका भी फैसला स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए कि सदन में किसी मुद्दे के ऊपर अगर वोटिंग कराई जाती है और पक्ष और विपक्ष का दोनों एक बराबर अगर मत आता है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वो अपना मत जो है पक्ष को दे सकता है या विपक्ष को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का पद जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर संसदीय समितियों की गठन की भी बात करें तो वहाँ पर भी स्पीकर का ही चलता है और स्पीकर की ही अध्यक्षता में संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। अगर जितेंद्र जी टीडीपी को स्पीकर का पद मिल जाता है तो उसकी क्या क्या ताकतें बढ़ सकती हैं जिससे बीजेपी को डर लग रहा हो? अगर पीडीपी को स्पीकर पद मिलता है तो जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष के द्वारा, चूंकि सरकार के पास अभी भी मेजोरिटी है, लेकिन बीजेपी के पास अकेले जो है वो जो है 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर अपोजिशन जो है अगर मांग करता है कि सरकार विश्वास मत अपना सिद्ध करे, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है और वही तय करता है कि हाँ उसे विश्वास मत के लिए अनुमति देना है या नहीं देना है। या फिर अगर मान लीजिए कोई सहयोगी दल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार अल्पमत में आ सकती है, मगर स्पीकर की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण जाती है और स्पीकर को तय करना होता है कि उसे विश्वास मत पे वोटिंग का अधिकार जो है सांसदों को देना है कि नहीं देना, सदन में वोटिंग करवाना है या नहीं करवाना है। तो अगर पीडीपी को लगता है कि सरकार अगर किसी मुद्दे के ऊपर उसकी बात अगर नहीं मानेगी या फिर सदन के अंदर किसी ऐसे धन विधेयक को पारित करवाना हो जो उसके सांसदों के द्वारा अगर लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं स्पीकर अगर उस
उसका होगा तो उसे आसानी से पास करवा लिया जाएगा। तो तमाम सारे ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं सदन के अंदर में जो स्पीकर के पास होता है, और यही कारण है कि दोनों जो सहयोगी दल हैं जो है, चाहे पीडीपी की बात करें या जेडीयू की बात करें, वो चाहते हैं कि स्पीकर का पद उन्हें मिले ताकि सरकार के ऊपर जो है इनका एक तरीके से सदन के अंदर जो है नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जब दर्शक भी इसको जानना चाहते होंगे कि जब सरकार का गठन होता है और उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक होती है तो क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है और किस तरह से वो पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट की जो गठन की बात है, सबसे पहले सीसीएस का गठन होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें चार जो है वो अहम मंत्रालय होते हैं, जिसमें रक्षा, गृह, वित्त और विदेश, ये चारों जो है मंत्रालय मिलकर के सीसीएस का निर्माण करते हैं। और जो भी सरकार के अंदर जो भी सुरक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वो सीसीएस के द्वारा जो है वो लिए जाते हैं। उसके बाद से एक और जो है वहाँ पर जो है विभाग का गठन किया जाता है, जिसको ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप कहा जाता है, जिसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उसमें भाग लेते हैं। और उनके हस्ताक्षर के बाद से सरकार के द्वारा कोई भी फैसला जिसको लागू करना हो, जिसको कानूनी रूप देने की आवश्यकता न हो, जिसे संसद से पारित किया जाता है, उसको छोड़ करके किसी भी फैसले के ऊपर अगर कैबिनेट मंत्री अगर हस्ताक्षर करके अगर उसको अनुमति देते हैं तो वो उसे पारित माना जाता है। तो ये सारा कुछ प्रक्रिया है जो है अभी होना बाकी है। अभी फिलहाल जो सीसीएस का गठन है उसका अभी किया जाएगा, उसके बाद से जो है कैबिनेट मंत्रियों का जो ग्रुप होता है उसको गठित किया जाएगा। इसमें से एक कैबिनेट मंत्री पीडीपी और जेडीयू के ही बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कैबिनेट मंत्रियों का जो ग्रुप होगा उसमें इन दोनों दलों के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे, और उनके अनुमति के बिना भी सरकार जो है सीधे सीधे कोई फैसला नहीं ले पाएगी, उनकी सहमति जरूरी होगी। लेकिन सीसीएस की जहां तक बात है, सरकार उसको अपने पास रखना चाहती है ताकि जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैसले है वो सरकार ले सके। और इसके अलावा इससे पहले ये सब कुछ शुरू हो, लेकिन उससे पहले कम से कम जो है एक पहली प्राथमिकता ये बनती है कि स्पीकर का चुनाव जो है वो हो जाए। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दूं कि चूंकि ओम बिरला जो है अभी भी स्पीकर का पद जो है संभाले हुए, चूंकि लोकसभा भंग होने के बावजूद भी स्पीकर अपना पद पर जो है वो आसीन रहता है, बना रहता है। ऐसे में स्पीकर का जो पद होता है वो डिसमिस नहीं होता है, वो 5 वर्षों के लिए होता है। तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा से किसी वरिष्ठतम सदस्य को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अगर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किया जाता है तो वैसे स्थिति में ओम बिरला चूंकि अभी भी अपने ऑफिस में बने हुए हैं, स्पीकर के पद पे बने हुए हैं, तो वो भी सदस्यों को जो है वो सदस्यता दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।